नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला बजट 2026-27 सामने आ चुका है। सरकार इसे विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर राजस्थान का रोड मैप बता रही है। तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या यह बजट घोषणाओं का बजट है और जमीन पर बदलाव करने वाला दस्तावेज है। एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़कों, रोजगार के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ महंगाई, कर्ज और एग्जीक्यूशन पर अपोजिशन गंभीर सवाल खड़ी कर रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या राजस्थान बजट 2026-27 आम आदमी, युवा, किसान, उद्योगपति सबकी कसौटी पर खरा उतरा है और जो हम एक सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं 2030 का, 2047 का, क्या उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम जो उम्मीदों के साथ तो है, लेकिन उन फ्री बीज के साथ नहीं जो कर्जा बढ़ाते हैं, बल्कि उस व्यवहारिकता के साथ जो एसेट्स क्रिएट करते हैं। क्या वाकई में ये आंकड़े जमीनी है, जमीन की तस्वीर को बदलने के लिए? आज बात इसी मुद्दे पर। फर्स्ट इंडिया सुबह से आपको आपकी भाषा में बजट के हर पॉइंटर को समझा रहा है ताकि आप बजट को समझ पाएं। और जिन्होंने भी बजट को समझा और जो बड़े बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि बजट व्यावहारिक है, जमीनी है और एक बड़ी सोच के साथ है भविष्य के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक और खास पैनल मौजूद है जिससे हम इस बजट के उस पड़ाव को समझेंगे जहां से एक नया बजट का चेहरा शुरू होता है। हमारे साथ रोहित बोहरा जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं और फाइनेंस के अच्छे खासे जानकार हैं। हमारे साथ मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी हैं। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जी हैं। हमारे साथ प्रतीक आसलीवाल जी हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत जोगेश्वर जी आपके साथ। इस बजट के अंदर किस किस चीज को ध्यान में रखा गया? और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम पहला बजट लेकर आए थे तो उसको नाम दिया गया था परिवर्तन बजट। दूसरा बजट लेकर आए तो हमने उसको नाम दिया ग्रीन बजट। इस बार के बजट को आप किस नाम के साथ संबोधित करेंगे और इस बजट में ऐसा क्या है जो 2047 के सपने को पूरा करेगा? जी, जैसा कि इस बार केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, उसमें भी मुख्य रूप से यही लिया। पहला उसमें लक्ष्य था कि अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, मजबूत किया जाए, और दूसरा उसमें था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा था ईज ऑफ लिविंग, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करना, उद्योगपतियों को और व्यापारियों को आसानी से काम करने का वातावरण देना, सरलता से कम तकलीफ के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जिसके आधार पे बाकी विकास खड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ भी राजस्थान के बजट में भी लगभग वही अवधारणा है, और उसमें किसानों का भला भी है, युवाओं का भला भी है, महिलाओं का भला भी है, और आम आदमी का भला भी है, और मजदूर का भला भी है, गरीब का भला भी है, विद्यार्थी का भला भी है, शिक्षकों का भला भी है। सब वर्गों को छूते हुए पानी, बिजली, इंफ्रा का मतलब वही होता, पानी, बिजली, सड़क और बाकी जो जो सुविधाएं इंसान को चाहिए और विकास के लिए चाहिए, वो सारी सब क्षेत्रों को छूते हुए इस बजट को बहुत चतुराई से, समझदारी से पेश किया है आदरणीय दिया कुमार जी ने। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक उत्साह का माहौल पूरे राजस्थान में नज़र आ रहा है। अब ये कह रहे हैं राजस्थान का बजट है, एक शब्द में कहें तो, और राजस्थान के भविष्य का बजट है और राजस्थान के वर्तमान को बदलने का बजट है। जो बजट में घोषणाएं की गई हैं जोगेश्वर जी, उनमें से कुछ ऐसी घोषणाएं जिनके लिए हम एक मॉनिटरिंग कमेटी, जैसे कि हमेशा से होती है, वो तय करेगी कि भाई किन घोषणाओं को अगले 2 महीने में पूरा कर सकते हैं, किन को 6 महीने में पूरा कर सकते हैं, किन को साल में पूरा कर सकते हैं, और इनमें से कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जो अगले 5 साल के लिए, अगले 7 साल के लिए? हाँ, अभी से एकदम से तो हर घोषणा के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये पिछले दो बजट के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बजट घोषणा जो हुई है, अधिकांश लगभग 70 से 80% घोषणाएं हमने साकार कर दी है,
पूरी भले नहीं हुई हो, लेकिन वो प्रगति पर है, शुरू हो गए काम। और मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि लंबे समय तक घोषणाएं हवा में पड़ी रहे, वो स्थिति नहीं बनी है इन 2 सालों में। ठीक है रोहित बोरा जी, क्योंकि ये बजट ऐसा है जिसमें फ्री बीज नहीं है, ऐसी घोषणाएं नहीं है जिससे कर्जा बढ़े या लायबिलिटी बढ़े। एसेट्स को क्रिएट करने के लिए अगर इस बजट को हम देखें तो आपकी नज़र से क्या वाकई में ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, प्रेजेंट बजट है, रियलिटिक बजट है, या क्या है? 2 बजट दिए हैं करीब करीब इस सरकार ने। वो पहला वाला बजट को मैं बजट ही नहीं मानता, बिकॉज दैट वाज एन इंटरिम बजट। 2 बजट दिए हैं, दोनों बजट में हमारी जीएसडीपी जो है स्टेट की, दैट हैज़ गॉन डाउन। फर्स्ट ईयर में when the budget was given last year, the GSDP went down by 77,000 crores. इस साल GSDP has gone down by 1,04,004 crores. 1,04,000 करोड़ की GSDP इस साल हमारी कम हुई है। इतना शानदार बजट है ये वित्त मंत्री जी का। बता रहे हैं 19 लाख करोड़ के आसपास पिछली थी, 21 लाख करोड़ के आसपास की इस बार है। 3 साल में 41% से ज्यादा का इजाफा है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों में मत जाइए, आंकड़े घुमाने वाले हैं सर। विधानसभा की एट प्रेजेंट प्राइस, विधानसभा में कुछ भी कहें उससे क्या मतलब है? विधानसभा में तो मिनिस्टर प्रोवाइड कर रही है यार, मिनिस्टर प्रोवाइड कर रही है, उससे क्या मिथ्या भाषण है? गो एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट। बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट सेज दैट आवर जीएसडीपी हैज गॉन डाउन बाय 1.04 लाख करोड़। दूसरा, योर ग्रोथ रेट विच वाज 11.77% लास्ट ईयर हैज कम डाउन टू 10.24%. We are on a degrowth size. आप कर क्या रहे हो? आप जो कर रहे हो, आपने 3 साल के अंदर जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, 3 साल में आपने 2 लाख करोड़ का लोन ले लिया। अभी भी इनकी हालत इतनी खराब है कि ये अभी फरवरी में 40,000 करोड़ का 2 बैंकों से एमओयू करे बैठे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ रुपए लेने। लेकिन 2 लाख करोड़ का लोन कैसे हुआ सर? 5,87,000 करोड़ छोड़कर गए। सुनिए, 7,22,000 करोड़ के आसपास का भी है। सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूं, आप तो ये बताओ, आप फिगर मत बताओ मेरे को। अरे सर, 72,000 करोड़ का इस साल का लॉस है, 55,000 करोड़ का पहले साल का लॉस था, और इस आगे आने वाले साल पे 72,000 करोड़ का लॉस है। हो गया 2 लाख करोड़। और अभी आरई के फिगर्स में और चले जाइएगा, ये जो आपने अकाउंट देखे ना, ये कहते हैं कि भाई हमने सेविंग कर ली। सेविंग किस चीज की कर ली? आरबीआई ने इनको वेज एंड मींस में ओवरड्राफ्ट लेने में 161 करोड़ रुपए का इनके ऊपर वो लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है। वो तो नहीं बोला ना वित्त मंत्री जी ने। फैक्ट्स एंड फिगर्स छुपाने के लिए बहुत आसान है। दूसरा, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना विच वॉज फॉर SC STs एंड महिला, जिसमें 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 150 करोड़ का प्रावधान था। आज आपने सुना होगा, मैं बार बार बोल रहा था, क्या अलोकेशन है? अलोकेशन कई चीजों में है ही नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट है, कोई अलोकेशन नहीं है। बजट में अलोकेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं वहां पूछ रहा हूं, जवाब ही नहीं आ रहा है। 150 करोड़ का, यू नो हाउ मच दे हैव स्पेंट टिल दिसंबर? यू लाफ, 73 लाख रुपए। 73 लाख रुपए इनने खर्च करे युवाओं के लिए। और सुनिए, इनकी जो विवेकानंद रोजगार सहायता योजना है, जिस पर इनने 500 करोड़ का कहा था, हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इनने बीच में बंद कर दी कि नहीं साहब, वो तो केंद्र सरकार की जो योजना है दैट इज मच बेटर। और केंद्र सरकार का हाल सुन लीजिए, केंद्र सरकार ने 100 टॉप कंपनीज को इनवाइट करा कि भाई आपको स्किल करो हमारे युवाओं को। कैन यू नो राजस्थान से कितने बच्चों ने अप्लाई करा था? 44,000 people had applied from Rajasthan, and how many people got the jobs? 42. और इस बार के बजट भाषण में neither the finance minister Mrs. Sitaraman did mention anything about it. No. और एक आपको और सुनिए, आप बहुत जबरदस्त चीज इन लोगों ने करी। आप देखिए, इनने कहा, क्योंकि पूरा आज आप AI पर कर रहे हो या आप डेटा पर कर रहे हो, डेटा के ऊपर इनने बहुत करा कि हम डेटा, यार 1 साल हो गया, आप डिजास्टर डेटा मैनेजमेंट सेंटर नहीं खोल पाए, 1 साल से नहीं खोल पाए। कैन यू इमेजिन दिस? आज यदि अर्थक्वेक जयपुर में आ जाए, पूरा राजस्थान का डेटा उड़ जाएगा। यू आर नॉट एबल टू डू इट। शर्मनाक बात है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट डेटा, जो कि कोई भी आप प्राइवेट कंपनी को देते, टेंडर टाइमली करते, आपको 2 महीने में बनके तैयार हो जाता। हाउ मच डज इट कॉस्ट? उठा के आपको कंप्यूटर्स लगाने। तो इसकी नीड अचानक से 2 साल में रोहित सर महसूस हुई? अचानक से 2 साल? अचानक से महसूस नहीं हुई।
क्योंकि अब हम भाई इतना ही आसान था तो कांग्रेस कर जाती, फिर कांग्रेस कर जाती। कांग्रेस के टाइम ये रियलाइज नहीं हुआ। हमने बजट वही नहीं, तो हमने कह रहा हूं बजट ना, अनाउंस, मतलब हमने बजट अनाउंसमेंट नहीं करा। डिजास्टर हम मैनेजमेंट झूठ और डेटा मिथ्या नहीं सिस्टम की बोले। नीड हम अचानक झूठ और से मिथ्या बीजेपी नहीं सरकार बोले। आने के बाद महसूस हुई। हमने मिथ्या नहीं भाषण नहीं बोले ना, इसलिए मिथ्या भाषण नहीं बोले, इसीलिए ये इनने ये करा। आप बताओ, आपने कहा ठीक कि हम 300 करोड़ का ब्रह्मगुप्ता फ्रंटियर टेक्नोलॉजी खोलना शुरू करेंगे। ये 300 करोड़ 500 करोड़ की जो इनने वो करी है, कहां गया भारत गुप्ता, ब्रह्मगुप्ता फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कहां गई, पता ही नहीं। फार्म पॉन्ड जिसका बजट 25-26 में 900 करोड़ रुपए था, फार्मर्स के लिए था ना, मैं एक एक करके आ रहा हूं, फार्मर्स के लिए था ना 900 करोड़ रुपए, इस साल कितना है 588 करोड़। आप देखो इसी तरह से जो आप तारबंदी करते हो जानवरों को बचाने के लिए, 324 करोड़ का लास्ट ईयर बजट था, इस साल कितना है 228 करोड़। लेकिन रोहित सर, आप भाई ये- फाइनेंस को ये बहुत मैं अच्छा आपको बता समझते रहा हैं, लेकिन हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये मैं आपको मैंने बता रहा पिछले हूं। साल एसी खरीदा, अब हर साल एसी थोड़ी ना करूंगा भाई, मेंटेनेंस होती इशू ये है। है, अब जिन आज खेतों के अंदर आज- पहले से तारबंदी आज हो ही- गई, आज अब ऐसा थोड़ी ना फिर से वहां तारबंदी होगी। अरे महाराज, जिन जगहों पर पहले से पौंड अरे बन गए, महाराज, ऐसा थोड़ी ना फिर से वहीं पौंड बनेंगे। अरे महाराज सुनो तो सही, किसी चीज का एक You have saturation not- phase तो आता है ना। You have not even covered 10% of your population in farm pond. You have not even covered 10% of the population and you cut the budget, which is very laughable. You have not even covered in तारबंदी, you have not even covered 5% of the population. अदिति, क्योंकि देखिए अपोजिशन में बैठकर मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, चश्मा इतना क्लियर होता है ना कि क्या क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं फिर वो चीजें नजर नहीं आती हैं। अब रोहित सर जैसे डाटा सेंटर का डिजास्टर मैनेजमेंट डाटा सेंटर का जिक्र कर रहे थे, सुनिए आप, इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी सरकार आने के बाद उसकी नीड राजस्थान में महसूस हुई, कांग्रेस के 5 साल में महसूस नहीं हुई। अमृत 2 जिस पे इनको 5,380 करोड़ मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो रखा था, 5,380 करोड़ रुपया खर्च करना था अमृत 2 में, और ये बजट अनाउंसमेंट था। कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, 0। ठीक अदिति, तो ये हाल है, क्योंकि इस उस वक्त सरकार का ये हाल है। 5-5 हजार करोड़ की जो योजनाएं हैं जिसमें एक पैसा खर्च नहीं। ठीक है रोहित सर, वापस मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अदिति क्या है, ये भी हो सकता है भाई 5 साल क्या है कि विधायक मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत थी, उस वक्त डाटा मैनेजमेंट डिजास्टर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं थी। नहीं देखिए बात बिल्कुल, मैं ये जो बजट है इसको तो ओवर हाइप कर दिया है। बजट है स्टेट के विकास के लिए, बजट कंटिन्यूटी का बजट होता है। आपने जो घोषणाएं की वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, इम्प्लीमेंटेशन के हाल हमने आधे घंटे पहले डिस्कस किए थे। मैं रोहित वोरा जी से ही 2-3 सवाल जो उन्होंने इतना अटैक किया है मैं समझना चाहती हूँ। सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का इस बजट में आया है। आपके कांग्रेस के कार्यकाल में 40,000 करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। दूसरा, आप देखिए लखपति दीदी, एक अलग से लखपति दीदी हर घर में, अब जैसे महिलाओं का जो रेशियो बढ़ता जा रहा है, लखपति दीदी न्यूट्री किट्स बांटने की बात हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जिससे महिला सशक्त हो किसी भी लिहाज से। युवाओं के लिए 30,000, जैसे अभी मैं आपको बताऊं 30,000 के रोजगार की बात है। आपके रिजीम में वही स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा क्वेश्चन में रहे, डेटा के हिसाब से क्या हुआ, कितने का हुआ। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ, मेरे को इसका जवाब दे। आपने सबसे पहले बोला कि न्यूट्री किट्स, मैंने 1 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जिसमें 40,000 करोड़ तक ही आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर इनका बजट था 55,938 करोड़ का। ठीक, इस साल इनका बजट है 6,10,000। एक सेकंड सुनो तो सही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर। ठीक, इस साल इनका बजट है 55,738 करोड़ का। ठीक है, दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। और इनने दिसंबर तक खर्च कितना करा है, 35%, यानी 19,000 करोड़। 55,000 का हम बजट अनाउंस करते हैं, 3 क्वार्टर निकल जाते हैं, हम खर्च करते हैं 35% ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज, आज आपने क्या कहा, ये तो हमारा कैपिटल, एक सेकंड विजेंद्र, एक सेकंड लिसन। अगर कोई हाईवे बन रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज शुरू हुआ कल खत्म हो जाएगा। विजेंद्र, लिसन टू मी फर्स्ट। ये आपकी लायबिलिटी इज कैरीड ऑन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। आपके पास 23-24 की भी रोड है, वो भी नहीं बनी है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है ठेकेदारों को देने के लिए। जी, आपको पता है इशू और भी दूसरा चीज है, सुनिए, दिल्ली जयपुर हाईवे है, या तो आप एलोकेशन के और भी बहुत से इशू होते हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए, जो इनने सेकंड आपको 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया, दैट इज ऑफलाइन बजटिंग, which as per the 16th Finance Commission you can't do that or offline budgeting. 16th Finance Commission has clearly said that if you do
ऑफलाइन बजटिंग, हम आपका पैसा रोकेंगे टू म्युनिसिपैलिटीज और शहरों की जो निकाय हैं उनका पैसा रोकेंगे। महिलाओं को आपने शोषित किया है ऑफलाइन, ना एक सर? सेकंड इफ पहले आप सुन लो, ऑफलाइन बजटिंग आप कर रहे हो, वो आपका बजट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशंस में से लोन ले रहे हो। कॉर्पोरेशन का लोन का इंटरेस्ट कौन देगा? आप कह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट देगा, हम वो दे देंगे, उसके अगेंस्ट बैंक गारंटीज दे देंगे। जिस दिन बैंक गारंटीज डिवॉल्व होंगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वुड यू बी नॉट बी पेइंग कैश फॉर दैट? You have to pay cash for that. लेकिन ऐसा नहीं है if ना your सर, bank पहली बार guarantees ऐसा get हो रहा है। devolved, who's going to भाई, pay? 5 साल आप आपकी 10 सरकार ने लाख भी करोड़, borrowing की है। 20 लाख करोड़ की बैंक गारंटी दे दो, आपकी सर, औकात नहीं भाई, है। नहीं, यदि रोहित मेरी सर, आप औकात मुझे ही नहीं बताइए, है आप कोई तो एक मैं साल कैसे बताइए। करूंगा उसको? पर सर, कांग्रेस के आपके टाइम का तो कोई एक साल मुझे बताइए नहीं- जब बोरिंग नहीं हुई है, जब borrowing हुई है जब सर। बोरिंग हुई थी विद इन लिमिट हुई हुई है, थी। ठीक है, आज इक्लेब है। हमारी बोरिंग है इक्लेब है। 39% ठीक। ऑफ GSDP, which is highest Sir, in the country, 36%, sir. which is highest in the country. 36%, No, it is more than that. जीएसडीपी के आपकी- 36% इस आप वक्त हमारी 25 बोरोइंग है, जो 2020 के अंदर सर 2020 के अंदर 40% थी। We will beat West Bengal. 2020 West में Bengal is 40% थी। 38. We will beat एंड West Bengal फाइनेंशियल this ईयर year. 2018-19 के अंदर ये जब- 37% थी। जब हम अपने डी ग्रोथ के GSDP फेज का में सर, हैं, ऐसा नहीं है सर। रोहित जब सर, हम नहीं, अपने आंकड़े डी नहीं ग्रोथ सर। के फेज में नहीं, हैं, मैं जब आपको- हमारी डी आपको ग्रोथ हो रही आंकड़ों में है, बहुत बेहतरीन तब- मानता हूं सर। बताइए सुनो। 2020 में 40% बोरिंग थी हमारी जीएसडीपी के किसने कंपैरेटिव। का? It was never 40%. अरे सर, कैसे बात Highest कर रहे हैं is सर? West Bengal अभी तक नहीं सर, 38%. But we will इक्लेब take इस West बजट की Bengal बात this करते year. हैं, क्योंकि देखिए हम ले बहुत सी लेंगे West घोषणाएं Bengal ऐसी को ऊपर होती ले हैं लेंगे हम इस जो बार। फ्यूचरिस्टिक होती हैं। फ्यूचरिस्टिक बहुत सी कुछ है ही घोषणाएं नहीं ऐसी ना। होती हैं। आप- इक्लेब, क्या आपको आप लगता 5-5 हजार है इस करोड़- बजट के अंदर आप इस बजट के अंदर है क्या? महिलाओं के सशक्तिकरण, एजुकेशन को एनहेंस करना, एआई के जरिए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और जो हमारे अलग अलग कोर सेक्टर्स हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाने या यहाँ की इनकम को बढ़ाना, उस तरफ फोकस किया गया। इक्लेब है, एक सर सेकंड, प्लीज, एक क्योंकि सेकंड, एक ऐसे तो सेकंड। किसी मैं का एक नंबर ही नहीं सेकंड। आएगा। रोहित सर ऐसे नहीं भाई। हाँ इक्लेब है। इनको बोलना साहब नहीं रोक सकते, धरने में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए इक्लेब। विक्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है कि ये जितने भी बजट्स पेश किए जाते हैं, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उसमें जो सरकार होती है उसमें उनको जब वो पैकेट खुलता है ना, तो उसमें से उनको बहुत अच्छी परफ्यूम और इतर की खुशबू आती है, और जो विपक्ष होता है उसको हमेशा उसमें से एक दुर्गंध सी आती है। तो ये एक सच्चाई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो डिफरेंट चीज़ें देखी हैं इस बजट में, अगर उसकी बात करें तो एक जेन्युइनली, मतलब ये जो एक सिर्फ जनरली एक स्टेटमेंट की तरह दिया जाता है कि भारत विकसित भारत है 2047, विकसित राजस्थान है 2047, जी। तो उसको मतलब मद्देनज़र जो चीज़ें हुई हैं और उसका आकलन, उसके प्रोग्रेस का आकलन ज़रूर मेरे ख्याल से टुवर्ड्स दी एंड ऑफ कार्यकाल जो होगा सरकार का वो किया जाएगा। परंतु मुझे लगता है जैसे कि जब ये सरकार, मुझे लगता है ये प्रायोरिटी होनी भी चाहिए सरकार की, और एक तरह से दिखा है कि जब ये सरकार या बीजेपी जब इस चुनाव में एक मुद्दे लेके गई थी तो उसमें वन ऑफ द मेन मुद्दाज वाज कि पेपर लीक का मुद्दा। ठीक। तो उसमें ठीक है, जो प्रोग्रेस अभी तक हुई है वो मैं समझता हूं कि ठीक है और डिबेटेबल भी है, ठीक है। परंतु उसकी एक बजट में निरंतरता भी दिखाई देनी चाहिए। ठीक बात। तो जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पे अभी एक कह रहे जो हैं स्टेट बेरोजगार जो टेस्टिंग है या एजेंसी जो यूथ है उसमें ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। देखिए विजेंद्र जी, होता क्या है कि मैं समझता हूं कि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अगर हमारा जो यूथ है, पर्टिकुलरली जो अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं, अगर उनमें एक सुरक्षा का भाव नहीं होगा तो वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि जुडिशरी की भी बहुत सी डिमांड, या कहें कि वर्तमान सिनेरियो में राजस्थान की नीड बहुत है कि भाई कुछ नए कोर्ट हों, भर्तियां नहीं हों और ज्यादा आसान हो, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है केस की। उसको लेकर इस बजट में क्या कुछ रहा? देखिए, जो बजट अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो भी एलोकेशन हुआ है, अगर और स्टेट से कम बात करते हैं तो बहुत कम है जुडिशरी और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखने के लिए। ठीक। ये आंकड़े पेश किए गए हैं कि हमारी जो कन्विक्शंस हैं पॉक्सो के अंदर रेप केसेस में वो बेटर हुए हैं, और ट्रायल का एक एवरेज दिया है कि सब रेप केसेस 106 दिन में हो जाते हैं थे और अब 56 दिन में हो रहे हैं, और पॉक्सो के केसेस जो 102 दिन में होते थे वो 59 डेज में हो रहे हैं। पर मेरा मानना है ये तो वो आंकड़े जिनमें कन्विक्शन या ट्रायल हो पा रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि अभी ये इन सब के अंदर ट्रायल ही नहीं हो पा रही है। तो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो बजट एलोकेशन होना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, आप साथ के साथ देखेंगे कि दो चीजें राजस्थान में पिछले बजट के कंपैरेटिवली वो ज्यादा है, कम है? क्योंकि देखिए बजट तो बजट है ना सर,
अब ऐसा भी नहीं हो सकता पिछले बजट के अंदर मानिए 1000 करोड़ दिए हों, इस बार हमारी नीड है 20,000 करोड़ की, तो 20,000 अलॉट कर दिया जाए। प्रोसेस धीरे धीरे निरंतर चीजें होती हैं, उस कंपैरेटिवली बताइए। नहीं विजन जी, उस बजट उसके हिसाब से भी देखें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट कि जो नई सेंट्रल जेल्स खोलने की बात की है उसमें 1200 करोड़ रुपए के लिए बात की गई है कि 3-4 जिलों के अंदर जो है नई सेंट्रल जेल खोली जाएगी। अदर देन दैट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक आम आदमी की सुरक्षा की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। महिला की अगर बात आती है रेप केसेस के अंदर, बच्चों की बात आती है पॉक्सो के लिए, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो लास्ट 1 साल में आपने आंकड़े देखे हैं वो साइबर फ्रॉड्स के हुए हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट बजट में भी था कि साइबर सेल्स जो हैं वो अलग से बनाई जाएंगी और बजट एलोकेशन होगा, और इस बजट के अंदर भी है। बट ये जो अभी तक जितना बजट एलोकेशन किया गया है ये पर्याप्त नहीं है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर साइबर फ्रॉड्स को और इनको डील करने के लिए। साथ ही साथ जो हम उपभोक्ता की बात करें, कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं हमारे, जिला उपभोक्ता संरक्षण कमीशन जो है और राज्य, इनकी जो समस्याएं हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, इनमें अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं होते और वीसी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस बजट में जरूर से ये एलोकेशन किया है कि वीसी की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जिससे आम उपभोक्ता जो है वो अपनी जगह से जुड़ पाए और अपनी बात कह पाए, क्योंकि ये समय सीमा में तय होने वाले मुकदमे हैं जो कि 2-2, 4-4 साल तक चलते रहते हैं और एक आम उपभोक्ता परेशान रहता है। साथ ही साथ जो है आपके जेल सुधार के लिए जो पैसे हैं उसका बजट एलोकेशन किया गया है, पिछले बजट से बेटर है, लेकिन मैं और राज्यों के बजट से बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इन सब में बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट सुधार की ज़रूरत है, खासकर जो रेप केसेस हैं, पॉक्सो के केसेस हैं और साइबर केसेस। सुनील जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षत ग्रुप के चेयरमैन हैं। सुनील जैन जी, आपको बजट में क्या क्या अच्छा नजर आया? देखिए, एक बिजनेसमैन के हिसाब से, एक रिलेशनशिप हम लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और हमें लगता है कि बजट हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है और अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और विकासमुखी ये बजट है और इसका रिजल्ट आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। जिस ढंग से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देना ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर जोर होता है तो कहीं घूम फिर के रियल एस्टेट को इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और ईज ऑफ डूइंग के हिसाब से उन्होंने जैसे एनीवेयर रजिस्ट्री का इन्होंने सिस्टम शुरू किया है तो बहुत अच्छा है। अगर ये और ईज ऑफ डूइंग को और सकारात्मक रूप में अगर अच्छे से इसको बनाए, सिंगल विंडो सिस्टम लेके आए तो रियल एस्टेट के अंदर और इसका विकास हो सकता है। और जैसे छोटे घरों के लिए, किफ़ायती घरों के लिए इन्होंने छूट दी है और छोटे घरों से काफ़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है, क्योंकि 250 इंडस्ट्री इसके पीछे चलती है, स्टील, सीमेंट, टाइल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इसकी ऐसे जुड़ी होती है, तो पूरा ओवरऑल इससे ग्रोथ होता है। अगर छोटे घरों की डिमांड बढ़ती है तो ओवरऑल सभी को इसका फ़ायदा होता है और इसे घूम करके प्रीमियम सेगमेंट्स के मकानों की भी मांग बढ़ती है। और मेरी तरफ से सरकार को राय है कि कुछ ग्रीन बिल्डिंग के बारे में इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब सर? ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि आप पानी कम से कम कैसे यूज़ करें और बिजली की बचत कैसे हो और आप सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हो, क्योंकि आने वाले सालों में इन सब चीज़ों की कमी होने वाली है। अगर आज ये घर बनते हैं, एक नॉर्म्स होता है, IGBC के हिसाब से एक नॉर्म्स बनते हैं, तो उस नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप घर बनाते हैं तो आपको किफ़ायती, आपको मेंटेनेंस कम से कम होती है, आपको बिजली कम से कम खर्च होती है, आपको पानी कम से कम होता है, और पानी का कैसे यूज़ किया जाए और कैसे एयर वेंटिलेशन को, अपन नेचुरल रिसोर्स को कैसे काम में ले जाए, उसके अंदर ये सिस्टम होता है। तो उस पर सरकार को और फोकस करना चाहिए और प्रीमियम सेगमेंट्स के अंदर इसको कंपल्सन कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और जो सकारात्मक इसमें रियल एस्टेट में सोच लाएगा और लोगों का झुकाव इसके अंदर बढ़ेगा। तो ये मेरा मानना है कि बजट रियल एस्टेट के लिए बहुत काफ़ी अच्छा बजट है। आप इसको मान रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा बजट है? हाँ जी, ठीक है। जोगेश्वर गर्ग जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब भी कोई बोल रहा था आप पॉइंट आउट कर रहे थे चीज़ें, तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, आपने जो पॉइंट आउट किया है उनका आप जवाब दीजिए। और रोहित जी ने जो कहा कि भाई फैक्ट तो कुछ भी बोल दिए जाते हैं विधानसभा में, क्या वाकई में ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो तो टेबल होती हैं चीज़ें। मुझे बहुत तसल्ली और संतोष है कि रोहित बोहरा जी से मुझे ज़्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम दोनों के अलावा 5 नॉन पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, ठीक बात है, और वो पाँचों की आवाज़ 90% इस बजट के पक्ष में है, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये, बार बार रोहित बोहरा ये कह रहे हैं, हमारे 200 MLA जो है विधानसभा में, उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ों पर जाने वाले व्यक्ति हैं रोहित बोहरा, और यहाँ बार बार वो आपको भी कह रहे हैं कि नहीं मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ, आप भी आंकड़ों मत जाइए, लेकिन वो आंकड़े ही बोल रहे हैं, आंकड़ों के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। अब मैं रोहित बोहरा जी से सवाल पूछता हूँ, मैंने भी मेरे प्रेजेंस में 21वां बजट है, 5 कांग्रेस के 16 हमारे, और रोहित बोहरा जी के पिताश्री वित्त मंत्री रहे हैं,
4 या 5 बजट उन्होंने पेश किए होंगे। मेरे सीधे 2 सवाल हैं। उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें एक भी ऐसा था क्या जिसमें घाटे का बजट नहीं था, और एक भी ऐसा क्या था जिसमें कर्जा बढ़ा नहीं? घाटे का बजट ही देना होता है हम सरकारों को। हम कमाने के लिए नहीं आए यहाँ, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और जनता की सेवा करने के लिए उधार लेना पड़े तो भी करना है, घाटा खाना है तो भी करना है हमको। विकासोन्मुखी लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो उनको घाटा सहन करना और कर्जा लेना अवश्यम भावी होता है। लेकिन और सर, आज end तक of the day तो फिर जनता को देना है ना। वो 1965 भाई जो आप कर्जा लेंगे उसका फिर जो ब्याज जाएगा एंड ऑफ द डे तो जनता के पैसे वो से होता है। जाएगा ना सर। मैंने जो फिर चाहे वैट बढ़े, सब ड्यूटीज करते हैं, ये बढ़े, भी बाकी करते हैं, हम चीजें भी बढ़े, कर रहे हैं, सब वो करते तो हैं, होता ही है। सब करते हैं। और कर्जा कोई आज एक साथ नहीं बढ़ गया है। 3 बार अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, हर बार वो ये कहते हैं पिछली सरकार ने वो इतना कर्जा दिया, तो आपने जब वापस सरकार दी तो कर्जा घटा के दी क्या? नहीं, उससे 3 गुना करके दिए। और यदि हमारा ये बजट ठीक नहीं है तो मैं एक आंकड़ा रोहित बाबू की भाषा में बात करता हूँ। मैं पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़ गया है। ये उसी आंकड़े का कह रहे हैं कि जो आप 21.5 अब ये क्या- लाख ये करोड़ की फर्जी आंकड़ा- जीएसडीपी ये कह रहे हैं, ये फर्जी वो आंकड़ा कह रहे हैं कि आंकड़ा तो कुछ भी है, माइनस ग्रोथ है, तो 0.6% हमारी कह रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ रही है। आप आंकड़े दे रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं, जवाब आप ये बोले, मैं नहीं सुनना चाहते हो बोला, तो? आप बोले, मैं नहीं आप बोला। सुनना चाहते आपकी हो बारी तो याद देना, ठीक। सुनूंगा ना, मैं सुनूंगा, ठीक। भागूंगा नहीं, लेकिन आपकी बस बारी हमें याद है विधानसभा बोलो। भी ऐसे ही चाहिए बस। तो हमारी अर्थव्यवस्था का तसल्ली आकार से लगातार सुना बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तो हम किसके लिए, सरकारें किसके लिए? आम आदमी के लिए। आम आदमी की आय में बढ़ोतरी हो रही है। प्रति व्यक्ति आय 1,60,000 रुपये से बढ़कर 2,02,000 हो गई है। आम आदमी के लिए हम सब कर रहे हैं। सड़कें किसके लिए बना रहे हैं? हॉस्पिटल किसके लिए बना रहे हैं? स्कूलें किसके लिए बना रहे हैं? आम आदमी की सहूलियत के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उसके लिए कर रहे हैं। वो हो रहा है, उनकी आय बढ़ रही है। बीपीएल में से लोग बाहर आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी में से लोग स्वेच्छा से बाहर आ रहे हैं, कमाए तब आ रहे बता हैं। रहे हैं प्रति व्यक्ति आय क्या बता रहे हैं? अभी की प्रति व्यक्ति आय इस वर्ष की, इस बजट की समाप्ति पर 2,02,000 हुई है, जो हमारे बजट भाषण में है। 2,0349 रुपये पहुंच जाएगी प्रस्तावित ये प्रस्तावित है। बढ़कर। और तो ये अभी कितनी है? 166 167, 16, हाँ वही 166। हाँ ठीक है। तो वो भी हो रहा है। 30% की अभी- ग्रोथ हो अभी जाएगी। फिर कह रहे हैं ये, फिर ये के लिए एलोकेशन क्या किया? जोगेश्वर सर, एक- 30% की ग्रोथ हो जाएगी पर व्यक्ति आय में सालाना। क्या 30% की ग्रोथ जीएसडीपी घट रही है हो और सकती है। 30% प्रति की ग्रोथ व्यक्ति हो आय। रही है। नहीं, किसी सेलेक्टिव की तो हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति एवरेज 30%। एवरेज ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए पर मंथ के आसपास पर की। कैपिटाइज ईयर, पर कैपिटाइज ईयरली, पर नहीं नहीं, कैपिटा। आप फिर 2 दो लाख लाख, करोड़, ठीक है। 2 लाख के आसपास हो गया ना 2 वो। लाख पर अब ईयर एक होगा। पर ईयर हो गया ना, तो मैं उसको 18 से 20,000 पर मंथ मान रहा हूं। एक और मेरा पॉइंट, ये कह रहे हैं कि आपने प्रोविजन क्या किया, एलोकेशन कितना किया? तो महाराज आपने जब अंधाधुंध जिले खोले थे और तहसीलदार एसडीएम हेडक्वार्टर सारे खोल रहे थे, उनके लिए उनके कलेक्टर का ऑफिस, उनके एडीएम का ऑफिस, वो तो उनकी चुनावी provision- बजट था उनका ना प्रोविजन आप करके गए थे क्या? चुनावी साल था नहीं वो। किया था ना, वो चुनावी साल था। तो वो नहीं किया तो सब चलता है। ठीक है, और ठीक है। हमको रोहित जी, पूछा जा 2 रहा है। सवाल हैं और वो मैं कहूंगा कभी शब्दों, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेकर जाना है। क्या वाकई में आज तक राजस्थान के इतिहास में कोई भी बजट ऐसा हुआ है जो घाटे का बजट ना रहा हो, और कोई भी बजट ऐसा रहा है जिसमें हमारा कर्जा बढ़ाना हो? Second government of Ashok Gehlot in last year, they had remained a revenue surplus budget. If he is not aware of it, please go and read the document. और जो ये कह रहे हैं घाटे का बजट, कौन से साल की बात कर रहे हैं सर? लास्ट ईयर ऑफ सेकंड कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर मिस्टर अशोक गहलोत। सर इंटरेस्टिंगली फिर भी हार गए, तो मतलब That इट is a- डजंट रियली मैटर कि मतलब जो बजट का सरप्लस है या रेवेन्यू डेफिसिट I'm है। answering him a नहीं, सर, different साल बताइए नहीं, question. बस जीतना और हारना is a different जी, concept. बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जीतना हारना is a different concept. Completely. I am answering him कि भाई कभी हुआ था, उसका मैंने जवाब दिया है, because he is not aware it. सर यहाँ तो एक सेकंड विजेंद्र, एक सेकंड, फाइनेंशियल ईयर बता दीजिए। फाइनेंशियल ईयर, चुनाव नहीं होता है यार, फाइनेंशियल ईयर कौन सा? चुनाव नहीं होता सेकंड ईयर में। फाइनेंशियल ईयर था वो 2000 ये 19-20 नहीं 19-20 नहीं, 19-20 तो कोविड काल था, उसमें ये तो कैसे होगा घुसे? 22 वाला ईयर, 22, 22-23
प्लीज गो एंड लुक इन, जब गोविंद शर्मा जी वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी तब की बात मैं कर रहा हूं। और एक चीज और सुन लीजिए, आपने 2 क्वेश्चन मेरे से फिर ये पूछे ना। 12-13 वाला होगा सर? नहीं, सेकंड 22 क्योंकि सर सेकंड कार्यकाल तो वो था ना सर, 11-12 वाला, 11-12 वाला। दूसरी चीज जो इनने मेरे से पूछी, आकार बड़ा हो गया। आकार तो अपने आप ही बड़ा हो गया ना। जब 50% पैसा आपको लोन और इंटरेस्ट चुकाने के लिए देना पड़ रहा है तो आकार बड़ा नहीं होगा? आकार किसने का बड़ा नहीं होगा? आज आप 54 लाख करोड़ का आपका बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें से 15 लाख करोड़ आपकी देनदारियां हैं, इंटरेस्ट है, तो आकार तो बड़ा अपने आप ही होगा ना। जब मैं इंटरेस्ट बढ़ाता जाऊंगा तो आकार अपने आप बढ़ता जाएगा। व्हाट इज सो न्यू अबाउट इट? आज आप बात कर रहे हैं वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बात करी ना अपन सबने, वी आर हैप्पी कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। व्हाट इज आवर पर कैपिटा इनकम इन यूएसडी टर्म्स? 2878। और जितना जापान की बात करें 33,100 यूएसडी है, यूके की बात करें 55,000 है। तो आप इफ यू कंपेयर द जीएडीपी, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी on a सर, लेकिन on a इन्हीं आंकड़ों country के आधार पर out हम of 10वें नंबर पर 139 भी थे ना। countries, out of 139 रोहित countries, सर, our inequality ratio is to 137. जब हम We are 137 in 10वें the नंबर world. पर थे तभी नहीं आंकड़ों पर थे, ऐसा थोड़ी ना आंकड़े बदल Whatever गए it हैं। is, whatever it is. पॉपुलेशन है इसीलिए, एक सेकंड, आप पॉपुलेशन है वो इसीलिए आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, बिकॉज यू आर 144 करोड़, यू आर अ कंज्यूमिंग नेशन, अदरवाइज आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होते। लेकिन रोहित सर, इन्हीं आंकड़ों पर, इसी पॉपुलेशन के साथ हम 10वें नंबर पर भी हुआ करते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि पॉपुलेशन बदल गई, आंकड़े बदल गए, भारत बदल गया। ये इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है। एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, आपकी जो कंपाउंडिंग फैक्टर है ना, ये इकोनॉमिक्स है जी। आप अपन इस तरह से इसको एनालाइज नहीं कर सकते। आपका जो कंपाउंडिंग इंडिया फैक्टर ग्रोथ कर रहा लगता है तो भी है, आपका जो 7% कंपाउंडिंग की ग्रोथ कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है सर। सुनो सुनो, पहले सुनो ना, या तो आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूं। मैं तो ये जानता हूं आपका सर, जो अभी कंपाउंडिंग टैरिफ के बीच में फैक्टर भी है, इंडिया ने 7% की ग्रोथ आपका जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो जब लगता है, आप किसी दिन, क्योंकि आप इतने बड़े कंज्यूमर स्टेशन नेशन हो, आप तो फर्स्ट इकोनॉमी हो जाओगे वर्ल्ड की, बट आपकी जो जीडीपी है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी ही रहेगी जी। तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। इन आंकड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, उससे क्या फर्क पड़ आप जाएगा? ये कह रहे हैं हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है वो तो नहीं बढ़ रही ना। हम नंबर 1 हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी की तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही ना। राजेंद्र नाइक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री है। राजेंद्र नाइक जी, बजट पर कमेंट कीजिए सर, आपकी नजर में बजट कैसा है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो हमारी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो विकसित भारत हमारे मोदी जी का, हम सब का टारगेट है, और हमारे विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि, और हम सब चाहते हैं कि राजस्थान भी विकसित राजस्थान, अग्रणीय राजस्थान बने, तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है जिसमें सभी वर्गों को, और मैं तो कहता हूं जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो भारत को माता, तो ना केवल हम मनुष्यों के लिए बजट दिया है, उन्होंने ये बजट दिया है हमारे पशुधन के लिए, उन्होंने बजट दिया है हमारी धरती माता में जो वन है और कृषि है उनके लिए दिया है। इतना ही नहीं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए उन्होंने जिस ढंग से कहा कि नेपाल में पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा कराई जाएगी, और कृषकों के लिए जो बीज देंगे, युवाओं के लिए, सभी के लिए जो बजट दिया गया है। अभी मैं मेरे फेलो पैनलिस्ट से मैं सुन रहा था, अरे भाई पहले हम 11वीं, जब मोदी जी की सरकार आई, 11वीं अर्थव्यवस्था थी। एक बात मैं आपसे, प्लीज, आप तो इतनी सारी बातें कह रहे हैं सर, कहने में अच्छा लगता है, आपकी पुरानी भी बजट की 70% धरातल पे नहीं आई। आप तो सिर्फ बता दीजिए महिलाओं को क्या मिला। दूसरा, आप किसानों की बात करते हैं ना सर, राजस्थान में तो किसान बैकबोन है सर। आपकी जो ये ट्रेड डील हुई है उसमें सबसे ज्यादा किसान इम्पैक्ट राजस्थान से हो रहे हैं सर, मक्का, सोयाबीन, क्या है इस प्रावधान से? बस थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, 33% पूरी हो चुकी है, कुछ कंप्लीशन की तरफ सरकार है, कुछ को लेकर काम हो रहा है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए प्लीज डोंट से योर, दिस इज द
government of we all. This is a democratic country. Whosoever gets the चुनाव नहीं है majority, सर, please let me चुनाव नहीं है, complete. बजट पर बात कर रहे हैं राजेंद्र सर। नायक जी बजट पर बात बजट करते हैं। बात करें, बजट पर चुनावी बात बात करते तो थोड़ी कर रहे हैं सबको सर। पता है, इसीलिए अपन Please, बोल रहे हैं। बजट पर बात ये तो करें। आप भी नहीं बोल पाते, हम भी नहीं बोल आप पाते। ऐसा लग बड़े रहा है point बता कि कल दीजिए। कल चुनाव है, कल No, परसों। you're right. पांच सात बड़ी घोषणा आप ये बताइए, सोयाबीन वालों को और जो मेज वाले हैं, आपने लास्ट अनाउंसमेंट करा था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, मेज और बी उसका कहां खोले 15-15 करोड़ के? बताइए, आप किसानों की बात कर रहे हैं। दूसरा आप बताइए, जब अमेरिका से इंपोर्ट शुरू हो जाएगा सोयाबीन और मेज का, आप क्या करोगे? कहां सदर्न राजस्थान के किसान क्या करेंगे? सर आप तो महिला सशक्तिकरण आप नहीं कोटा बता के रहे। किसान क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण, क्या द बात बजट करते हैं? स्पीक्स। प्लीज अगर आप ना पूरा ध्यान से देखें, एवरीथिंग सर, Yeah, आप please बताइए let ना me- व्हाट Please let me complete. Please let me complete because you interrupted me. This is his question. He should have asked rather than you interrupting me. Sir, we are तो in a महिलाओं debate, से- sir. हम We क्या are in a सुनिए ना, debate, sir. महिलाओं के लिए Sir, we are in a debate राजेंद्र right नायक now, सर, sir. राजेंद्र We are नायक in सर, a दो debate चीजें and you clear are कर supposed लेते to हैं, सर। answer. अदिति दीदी Sir, you का- are not supposed to answer. अदिति, You are मैं आपको supposed भी to कह रहा हूं भाई, answer the हिंदी में public बात of कर लेते हैं Rajasthan, ना। sir. हिंदी में बात कर लेते हैं। Come on, sir. राजेंद्र नायक जी, हम राजस्थान से हैं सर। हाँ सर, राजस्थान में नहीं तो हिंदी में बात कर लेते हैं वोटर सर। के लिहाज से आपसे Let पूछ me रही हूँ सर complete. कि महिलाओं को क्या दिया सर? No, you asked वही me. वही You राजेंद्र बताइए asked सर। me. Let me complete, It is please. a राजेंद्र debate, नायक, sir, आपने not a महिलाओं के लिए one-to-one कहा है, interaction. if you ठीक don't है। want to listen, then राजेंद्र नायक सर, it depends राजेंद्र on नायक you. सर प्लीज, मैं You दो also चीजें know it. नहीं दो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ राजेंद्र नायक सर। एक तो बजट पर बात करते हैं सर, दूसरा हिंदी में बात करते हैं। और सर इतना पेशेंस क्यों जो lose हो समझ ही जाता नहीं है, पाएगा, सर? आपका दर्शक आप समझ ही नहीं लोग पाएगा, क्या patience करेंगे? क्यों lose हो हिंदी में जाता है, बात सर? करना चाहिए, हमारी मातृभाषा है। तो जैसे आपने कहा महिलाओं के लिए लखपति दीदी का 1.5 सर, आपके लाख, बच्चे कौन से आप स्कूल में फिर पढ़ते हैं, दोबारा सर? आप मुझे हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश, सर? नहीं देखिए, क्या हमारा हम सब न विशिष्ट लोग बैठे हैं और एक मर्यादा होती है, अगर कोई बोलता है तो दूसरा सुनता है। सर, आप लोगों से विधानसभा और आप लोकसभा अगर में ही सुनना नहीं सीखते हैं, सर, चाहती हम हैं ये। तो मैं बहुत आई एम सॉरी, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं, प्रश्न देखिए, मैं पूछती दो हैं चीजें कह और रहा हूं, आप सर। सुनना नहीं सर, चाहती बजट हैं, पर तो अच्छा ये मुझे शिष्ट व्यवहार नहीं। मैं शिष्ट व्यवहार में ये है कि कोई राजेंद्र एक नायक बोले सर, तो दूसरा मेरा सुनिए। एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, एक क्वेश्चन का हाँ आंसर। बोलिए। अपन लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ से इनने 1.5 लाख कर दिया। नहीं 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया। दिया, हाँ। ठीक है ना लखपति दीदी? हाँ। क्या लखपति दीदी वो 1.5 लाख रुपए अपने घर ले जा सकती हैं? एक क्या- सेकंड, क्या क्या कर वो लखपति दीदी 1.5 लाख रुपए अपने घर ले जा सकती हैं? देखिए वो एक सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं ना। सो इट इज ए लोन, इट इज ए लोन, you can't call her Lakpati Didi, it is a loan for which she has to pay 1.5%. You are only giving them interest subsidy. वो सबको पता भाई है, साहब, वो इंटरेस्ट निवेदन है, सब्सिडी हिंदी दे रहे हो में आप, बोलिए। ठीक है? तो मातृभाषा लखपति में दीदी नाम है कहना, ना। लखपति मैं एक दीदी उदाहरण कहना, देता लखपति दीदी कहना कि लखपति दीदी अपने घर रोहित थोड़ी ले सर, जा रही एक है। योजना थी राजीव गांधी मित्र थी योजना। अब वो कोई राजीव गांधी जी के दोस्त थोड़ी ना है सारे, मित्र होने की बात नहीं है, ऐसा नहीं राजीव है। गांधी वो के एक मित्र योजना का नाम है, उसके पीछे के योजना का, implications से वो मैं जान तो रहे हैं। आपसे इसीलिए बस कहा, एक छोटे से लखपति क्यों break कह के रहे हो लिए यार? वो तो लोन दे एक रहे हो, छोटे से लखपति break का के लिए कह रहे रुक रहे हैं, हो। लेकिन आपको आपकी भाषा में बजट समझाने की कोशिश करें। और क्योंकि रोहित सर आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं और जोगेश्वर सर व्यवहारिकता के साथ आपको ये समझा रहे हैं कि भाई क्या है, दोनों के बीच में एक अच्छा द्वंद्व है। आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। कर्मचारियों को बजट ब्रह्मास्त्र में लगातार हम बजट को कवर भी करें और आपको आपकी भाषा में समझा भी रहे हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य मंत्री राजेंद्र नायक जी हैं, रोहित बोरा जी हैं, जोगेश्वर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल जी हैं, एकलव्य जी हैं और सुनील जैन जी और अदिति नागर जी हैं। रोहित सर, आप कुछ कंक्लूड कर रहे थे ब्रेक से पहले और मेरा कंसर्न ये कि भाई ऐसा नहीं है ना, आप तो बजट को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, आप अर्थव्यवस्था भी समझते हैं और जो वर्तमान स्थिति है वो भी समझ रहे हैं। तो बजट में कम से कम आपकी नज़र से देख लें पोजीशन की, भाई चलिए 50% आपकी आंखों को सूट नहीं कर रहा, 50% तो कुछ ऐसा होगा ना जो सूट कर रहा होगा, जिसके लिए आप अंदर खाने हो सकता है कैमरे पर ना बोलें, पीछे से बोल रहे होंगे यार ये बेहतरीन किया है, उसको ऑन कैमरा बोल दीजिए क्या है। मैं वो बोल देता हूँ, ऑन कैमरा भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो ये लोग नहीं समझते हैं, बार बार मुझे कहते हैं आप आंकड़ों का माया जाल फैलाते हो। आपकी जितनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं दिसंबर तक उनने सिर्फ 50% रेवेन्यू कलेक्ट करी। पूरे डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल द डिपार्टमेंट, एवरेज इज 50%। जब आपकी रेवेन्यू नहीं आएगी आप ये खर्चा कहाँ से करोगे?
आप खर्चा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 35% इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको फिस्कल डेफिसिट अपना मेंटेन करके रखना है। आप ये खर्चा नहीं करोगे तो फिस्कल डेफिसिट, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो फिस्कल डेफिसिट आपका मेंटेन ही नहीं रहेगा। आप एफआरबीएम लिमिट से बाहर हो जाओगे, आप एफआरबीएम लिमिट से बाहर हो जाओगे, आपको कोई बाजार का लोन नहीं मिलेगा। इशू ये है, इशू सबसे बड़ा है कि इसमें इनने क्या अच्छा करा। एक चीज आप मेरे से पूछना चाह रहे हो ना, क्या अच्छा करा। मुझे लगता है यदि ये सही ढंग से, जो ये कर नहीं पाएंगे वो भी मेरे को पता है, कि ये युवाओं को जो बात कर रहे हैं कि युवाओं को हम 10 लाख रुपए का विदाउट कोलेटरल लोन दे देंगे, और वो मेरे को पता है ये कोलेटरल, ये तो ये कह देंगे कि हम कोलेटरल, बट बैंक्स विल नॉट गिव यू अ लोन विदाउट अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये अनाउंस करना विधानसभा में बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन इसके लिए तो बजट में प्रावधान होगा ना कि इतने 1000 करोड़ है। अरे सुनिए मेरी बात, बजट में प्रावधान हो, वो बैंक्स आर कस्टोडियन ऑफ पीपल्स मनी, दे आर नॉट आवर कस्टोडियंस, दे आर कस्टोडियन ऑफ पीपल मनी। वो कैसे दे देंगे? उनके एनपीएस होंगे, विल बी रिस्पांसिबल। राजस्थान गवर्नमेंट नो, राजस्थान गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पांसिबल। आपको पता है कितने? फिर मुझे बताइए, उसमें जो कहा गया होगा कि भाई इतने 1000 करोड़ का हम प्रावधान कर रहे हैं, वो क्या है? फिर आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने ये जो बच्चों को लोन दिया था, इतना सारा लोन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, 17,000 करोड़ के एनपीएस हुए हैं उसके अंदर, 17,000 करोड़ के एनपीए। वो बैंक एनपीए है, बैंक एनपीए है, बैंक एनपीए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं 10 लाख तक का हम देंगे कर्जा, वो गवर्नमेंट जिस प्रावधान की बात करिए कि भाई इतने 1000 करोड़ उसमें होगा, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा क्योंकि उनकी एनपीएस की गारंटी कौन लेगा? वो तो होगा ही ना सर। नहीं क्या बात कर रहे हैं सर आप? सेटिंग असाइड अ बजट पर्टिकुलरली फॉर दैट, बजट दिया नहीं जाएगा, एनपीए तो होगा ही होगा। वो पैसा, उस डेफिसिट को पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी सर। नहीं, सरकार नहीं करती है, वो नहीं करती है, वो तो भाई एनपीए होता है। ये वाली जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की निकली हुई, जो 50,000 10 लाख रुपए तक के लोन दे रहे हैं, उसमें 17,000 करोड़ के एनपीए किसने दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी दे दिए, बैंक्स हैव टू पे। तो फिर नो, उससे क्या मतलब है? रोहित सर, यू कांट हैव एन एनपीए ना, पब्लिक का, इट्स अ पब्लिक मनी। गवर्नमेंट आर नॉट द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी। आपकी नाम राशि से राजेंद्र नायक जी जवाब दे रहे हैं। नोबडी हैज टू पे। एक मिनट रोहित सर, आपकी नेम राशि है राजेंद्र जी, बताइए सर। आपने कहा हम सब सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब मैं कहूं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 100 में से अगर 20 लोग पे नहीं कर पा रहे हैं लोन, इसका मतलब यह है कि 70 लोगों को पेनलाइज करें। आज प्लीज अपने इस युवा शक्ति पर विश्वास कीजिए। पूरा विश्व हिंदुस्तान की इकोनॉमी में विश्वास कर रहा है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, कई कमियां हैं और उन कमियों को हम सब हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के करें। तो आज जो युवा हैं, विश्व में सबसे ज्यादा % युवा हैं तो हिंदुस्तान में है, इसीलिए ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इतने वर्षों से चली आ रही है। इसलिए 2-4 लोगों के बारे में कह करके उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सर कि जो 17% या 17,000 करोड़ का जो एनपीए हुआ, अगर वो सरकार ने नहीं दिया और वो बैंक का एनपीए हुआ है, तो सवाल ये है कि बाकी युवाओं को जो कर्जा मिला वो उन युवाओं ने चुकाया है वापस या सरकार ने उनको रिमर्स किया है? सवाल ये है सर। नहीं, जोगेश्वर गर्ग जी आप क्या वाकई में जोगेश्वर गर्ग भाई, अगर हम 10 लाख तक युवाओं को दे रहे हैं और सरकार उसका प्रावधान कर रही है, तो सरकार देगी या बैंक देगी? और बैंक अगर देगी और वो युवाओं के हिसाब से देगी, तो फिर सरकार प्रावधान क्यों करती है? जी मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट का प्रावधान है, वो इंटरेस्ट का प्रावधान है। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट सरकार? इंटरेस्ट का प्रावधान है, एनपीए का प्रावधान नहीं है। पैसा उसको ही देना है, युवा को पैसा तो उसको ही देना है, एनपीए का प्रावधान थोड़ी। जोगेश्वर जी, जेंटलमैन प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी। देखिए, एनपीए है, ये हम सब का कंसर्न है, ठीक है ना, उस पर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि इसके कारण आप अगर ना युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दें कि तो चुकाएंगे नहीं, तो वो गलत है। तो प्लीज एक्चुअली इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं मतलब रोहित सर एक्चुअली इसमें बहुत अनुभव है उनको और फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं।
बट जहां तक इस इशू को मैं समझता हूं, जब गवर्नमेंट बजट में डिक्लेयर करती है कि बैंक्स के लिए भी, मतलब इस तरह की लोन्स के लिए, तो आई थिंक इट इज अ सॉवरेन प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बैंक्स कि अल्टीमेटली अगर इस तरह की कोई इशू होती है तो उसका गारंटर गवर्नमेंट बनेगी, नहीं तो फिर बजट सेट डिसाइड करने का मतलब ही क्या है? सीधा बैंक को बोल दिया कि जाके लोन दो भाई इनको, मतलब गवर्नमेंट का फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? नहीं, आप मुझे बताओ ना कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है क्या? इशू ये नहीं है, इशू ये है जो 17,000 करोड़ के नेशनलाइज्ड बैंक्स के एनपीए हुए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भर दिए सर, भरे नहीं सर, बट दीज आर पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स, तो इनके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी जो बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, दैट्स ऑल, द पब्लिक मनी, तो गवर्नमेंट सॉरी रोहित सर, एक मिनट रोहित सर, एक मिनट, हाँ बोलिए जोगेश्वर जी, जवाब दीजिए। आपने ये तो बोला कि 17,000 करोड़ का एनपीए हो गया, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, पर आपने ये नहीं बोला कि कितने परसेंट अकाउंट एनपीए हुए। 80% से ज़्यादा अकाउंट्स रेगुलर जा रहे हैं, लोग युवा भर रहे हैं पैसा। ये लखपति दीदी में भी यही हो रहा है, वो भर रही है बहनें कमा के, सिर्फ जो 15-20% एनपीए हो रहे हैं उसको सरकार निपटेगी। भाई ये कंसर्न ही नहीं है, 80% सक्सेस रेट है मान लिया, और सवाल ये है कि जो एनपीए हुआ वो गवर्नमेंट ने दिया या नहीं दिया? वो ड्यू कोर्स में वो देगी, गवर्नमेंट गारंटर है सर, वो गारंटर है, सिर्फ गारंटर है क्योंकि वो बैंक की कैपेसिटी है, वो इंटरेस्ट की गारंटर है। एग्जैक्टली। मैं कुछ कंपैरिजन और बोलिए, जो मैं फिर आंकड़ों में नहीं जा रहा, मैं धरती पे जा रहा हूँ। वसुंधरा जी के समय में गौरव पथ होते थे, हर पंचायत में 5 साल में एक गौरव पथ बना, हर पंचायत में। फिर इन्होंने गौरव पथ बंद किया, अभी 18 में आके मैं था एमएलए, और इन्होंने विकास पथ नाम दिया, और पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में सिर्फ एक पंचायत में विकास पथ बना, बाकी कहीं नहीं। हमने हर पंचायत में बनाया 5 साल में, ये 5 साल में 55 पंचायतों में से एक में बना पाए। ये है कंपैरिजन धरातल पे। और अब हम जब अटल प्रगति पथ कह रहे हैं, तो पिछले बजट में जो हमने अटल प्रगति पथ घोषित किए थे, वो लगभग सारे काम चालू है, या तो पूरे होने वाले हैं या पूरे हो जाएंगे, वो चल रहे हैं, एक भी बाकी नहीं है कि जो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, जिसका सारे काम हुए हैं। और इनके मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे वहाँ का। बोलिए। 29 जुलाई 2019 को बजट के डिबेट का जवाब देते हुए अशोक गहलोत साहब घोषणा करते हैं, मेरी तरफ इशारा करके, कि जालोर का आरओबी दे रहा हूँ, 94 करोड़ रुपए का लागत थी उसकी, रेल ओवरब्रिज। 29 जुलाई 2019। दिसंबर 2020 में जब एक उस नेशनल हाईवे 325 का शिलान्यास हो रहा था, ऑनलाइन शिलान्यास, गहलोत साहब भी जुड़े हुए थे, गडकरी साहब जुड़े हुए थे, मैं जुड़ा हुआ था, हमारे सांसद जुड़े हुए थे। उसमें गहलोत साहब गडकरी साहब को कहते हैं, अरे वो जालोर का आरओबी बाकी है, पैसा आप भेज दो ना। 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद इनकी बजट घोषणा, 1.5 साल बाद हमारे मंत्री को कह रहे हैं कि आप पैसा भेज दो। गडकरी ने कहा आप एक चिट्ठी भेज दो, मैं भेज दूंगा। उन्होंने चिट्ठी भेजी और वहां से पैसा आया, वो आरओबी बनकर तैयार हुआ। ये इनका एक क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, विद डेट एंड फैक्ट्स। ये इनकी कार्यशैली रही है। पेयजल मिशन का इन्होंने क्या हालत करी, सारे हिंदुस्तान में सबसे पीछे था राजस्थान, आज हम उसको ये अपनी बोलेंगे, मैं अपनी बोलता हूं। लास्ट जो हमारा बजट था उसमें मुझे मिसिंग लिंक मिली 50 करोड़ रुपए की, मेरे यहां सब बन गई 50 करोड़ की मिसिंग लिंक। उसके बाद 20 करोड़ की और मिली तो बन गई। आज की डेट में पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 पैसे की रोड नहीं दी गई है, 1 पैसे की रोड नहीं दी गई है। हर विधानसभा को दी है, हर विधानसभा नहीं दी है, वो आपकी सिफारिश नहीं होगी, लेकिन दी है, नहीं है, नहीं दी है। इस बजट में नहीं दी है। निकाल लेंगे आंकड़े, आज निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा बिल्कुल। चैलेंज से आपके जितने अनाउंसमेंट हुए, बजट घोषणा विधानसभा वार है, 800 करोड़ के जो घोषणा हुई है, बजट घोषणा विधानसभा वार है, 3,800 करोड़ की जो घोषणा हुई है, इसमें 1 रोड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिली है। मैं टीवी पे कह रहा हूं, काइंडली चेक द फैक्ट्स। विधानसभा वार घोषणा कर रहा हूं। 15 करोड़ विधानसभा को 15 करोड़ रुपए हर विधानसभा में गए, जहां कांग्रेस के विधायक वहां भी गए। धौलपुर की एक विधानसभा को 1 पैसा नहीं मिला रोडों में, क्या बात करते हैं। लेकिन वो 15 करोड़ हर विधानसभा में नहीं, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बजट घोषणा विधानसभा वार है भाई। आपका अभी 10 करोड़ रुपए इनने अभी एमएलए का अनाउंस नहीं करा इस बजट में, वो पिछले बजट की बात थी। इस बजट की अपन डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले बजट का डिस्कशन कर रहे हैं। अदिति, एक मुझे एयरपोर्ट से संबंधित सवाल पूछना है।
लंबे समय से कोटा के एयरपोर्ट पे राजनीति हुई, वजह आप जानते हैं जोगेश्वर जी अच्छे से, और अभी तक भी कोटा के एयरपोर्ट को हरी झंडी आप चुनाव के आसपास दे देंगे। आज आया है कि विचार किया जाएगा 4, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू। अब आप देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर अभी बहुत सारी बेसिक चीजों की कमी है, माइनिंग, बहुत सारे और भी चीजें हैं। देखिए आप सड़कें डीग तक जाने की, वहां पर एयरपोर्ट पे विचार किया जाएगा। ये कितना प्रोग्रेसिव आपको लगता है जोगेश्वर जी? आप एयरपोर्ट के काम के गति धीमी है ये कह रहे हैं? नहीं, उनकी फिजिबिलिटी की भी इशू है कि ट्रायल होने के बाद फिर वो फिजिबल नहीं होगा। भरतपुर चुनने के पीछे की वजह भी बता दीजिए। भरतपुर हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से आते हैं, बिल्कुल होना चाहिए विकास, क्यों नहीं होना चाहिए? भरतपुर अभी तक विकास नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री आए तो विकास करना आप कहेंगे सीकर से आपके नेता, सीकर से पीसीसी चीफ आते हैं, फिर आप कहेंगे सीकर से पीसीसी चीफ आते हैं, तो उनका भी इसलिए वहां से हो रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? एयरपोर्ट को लेकर पहले तो आप कोटा जल्दी पर्टिकुलर कोटा को लेकर, क्योंकि जो ओम बिरला साहब का खुद का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, और वो खुद देख रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा ध्यान दिया। वो ये कह रही है कि जो नए नए झालावाड़ भी करना था, झालावाड़ नहीं हो पाके कोटा हुआ, वो सब एक पुरानी राजनीति की बातें हो गई। मैं तो अभी समझना चाहती हूं। अगर आप मुझे आप देखिए, ये जरूरत है क्योंकि सीकर हमारे लिए धार्मिक स्थल है, जहाँ पर हमारी जीन माता का मंदिर है, जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, और थोड़ी दूर जाएं तो सालासर धाम का। तो आज उसको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है ना। भरतपुर ठीक है हमारे मुख्यमंत्री जी का है, ओके, लेकिन वहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी है, हजारों किलोमीटर से पक्षी आते हैं। I agree, तो sir. पक्षी लेकिन जयपुर से सीकर कितना दूर है? प्रॉपर्ली अजमेर जो आपका एयरपोर्ट है वो शुरू नहीं हो पाया। एक फ्लाइट आती है वहां पर अभी तक वो भी प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो पाया। आप जब तक ऊंचा नहीं सोचेंगे तो कैसे जाएंगे? तो आज जरूरत है यहाँ पर। और आप देखिए, मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट या एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। जस्ट हाफ ए मिनट प्लीज। तो आज देखिए जो बजट बना है उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के हमारे मंत्री जी गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं। तो जो जो जरूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, उन सबको एक जगह किया गया है, और वो फिजिबिलिटी देख करके उस पर निर्णय होना चाहिए। इसलिए जरूरत है मैम, जरूरत है इन स्थानों पर कि एयरपोर्ट बने। अगर हम नहीं होंगे तो उसको कैसे हम और आगे डेवलप होंगे? सर क्या जरूरत है कि आप जैसे स्कूल की छतें गिर गई, उस पे 20,000 करोड़ का जो बात हुई थी कि खर्च लगेगा, उसमें आपने 5,000 करोड़ दिए, ये 500 करोड़ दिए, ये ज्यादा जरूरी था या वो ज्यादा जरूरी है? और मैं ऑन द रिवर्ट ये भी पूछूंगी कि आपने आज तक स्कूलों की मरम्मत के लिए कितना खर्च किया जब आपकी सरकारें थी? पहले सर एक सेकंड, हमारी सरकारों ने हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव स्पेंट, आप बजट देख लो, हर साल हमने 300-350 करोड़ रुपया खर्च करा है स्कूलों पे, नई बिल्डिंग। हमारे टाइम था जब 10वीं से 12वीं के स्कूल 178 स्कूल प्रमोट हुए थे, तब सब में कमरे एक्स्ट्रा बने थे, वो हमारी सरकार ने बजट दिया था, इनकी सरकार ने बजट नहीं दे दिया था। और सुनिए मेरी बात, बेसिक चीज है ना, वो तो ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, एयरपोर्ट ज्यादा जरूरी है। सर एयरपोर्ट तो प्रपोज्ड है। स्कूलों में कमरे बनाने के लिए इन 2 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ रुपया सरकार से आया है। मैंने विधायक मद और मामा साहब करो अलग 8 करोड़ मेरी विधानसभा में मैंने लगवाया है। जो स्कूल के कमरे कम थे या जर्जर थे, गिरा के भी बनाए, किया है काम हमने। आपको एक चीज और बता दूं, एक सेकंड, ये स्कूलों के ऊपर एक सेकंड, एक जवाब। हमारी इशू क्या है? एज एमएलए कोटा हम 3 लाख से ऊपर एक स्कूल पर नहीं दे सकते मरम्मत के लिए। सरकार से ये बैठी है सरकार, मैं इनसे विनती करता हूं कि इसमें चेंज कराइए। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमें अलाउ होना चाहिए, हम 5 लाख रुपए तक कोई भी स्कूल में दे दें खर्च करने के लिए, क्योंकि इनके शिक्षा मंत्री जी को तो पता नहीं है। विधायक कोष से नहीं दे सकते सर? पहले क्यों नहीं आया वो? ये आया ना, विधायक कोष से क्या पैसा नहीं दे सकते हम? 3 लाख से ऊपर नहीं दे सकते मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए एक स्कूल में। उसको आप कह रहे हैं बढ़ा के 5 लाख कर दें। नहीं, उसको आप ये कह रहे हैं बढ़ा के 5 लाख कर दें। तो ये तो मान ली जाएगी, आप ऐसे भी कहेंगे तो मान लेंगे। प्रतीक आसलीवाल जी, क्या कुछ टेक्निकल इशू है क्या सर, जो आपने कहा कि भाई बजट नहीं आ रहा है जुडिशरी के लिए, कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए, चैम्बर्स के लिए, या हम नीड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं?
दोनों में से हो क्या रहा है? क्योंकि कल भी ये डिमांड्स उठी थी कि भाई होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है और ये तो सरकार भी समझ रही होगी। विजेंद्र जी, जुडिशरी प्रायोरिटी कभी भी किसी सरकार की नहीं रही। अगर जुडिशरी स्ट्रांग होती है तो सरकार कमजोर होती है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो सर, अगर लगा रहे हैं आप, जुडिशरी मेरी नजर में स्ट्रांग ही होती है। स्ट्रांग होनी चाहिए, पर सरकार के लिए अभी नहीं है। सर का कहने का मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्गर होती है सरकार उतना आज कमजोर होती है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो अगर आज एक आम जन को सरकार से परेशानी होती है तो वो ये मान के चलता है कि वो न्यायालय का द्वार खटखटाएगा और उस द्वार को खटखटाने पे उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरली स्ट्रांग नहीं है, एथिकली बहुत स्ट्रांग है। एथिकली बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चरली। हाईकोर्ट करता है कि हम करते हैं? हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के अलावा जितनी नियुक्तियां नीचे हो रही हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप देखें, हर बजट के अंदर आता है कि ये 4 नए कोर्ट खोले जाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जितनी जरूरत है। आज जितने केस पेंडिंग है, ये आरोप लगता है कि जजेस या वकील जो है उस पर काम नहीं हो रहा, पर साथ के साथ ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहाँ जज है उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कि कंप्यूटर प्रॉपर हो, कि डिक्टेशन के लिए पर्याप्त संसाधन हो या फोटोकॉपी मशीन हो। और ये मांग उठती आई है और उच्च न्यायालय के अंदर जब स्वपरिणाम में इस पर संज्ञान लिया गया, अब ये कह रहे हैं सामने आई जुडिशरी, प्रतीक कासलीवाल जी, आप कह रहे हैं कि एक जज जुडिशरी के अंदर प्रिंटिंग मशीन, ये समस्या है कंप्यूटर के कोर्ट लिए के अंदर ये आंकड़े हैं, क्राइसिस है, ये क्राइसिस है जहां पे कोर्ट के अंदर ये आंकड़े आए हैं कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, मशीनें नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कितना फंड है इसके लिए इस बार के बजट में? इस साल तो मैं और राज्य की यहां बात करें तो इन्होंने टोटल लॉ पे 300-350 करोड़ की बात करी है। और कितना होना चाहिए? मेरा मानना अगर हम और राज्यों से बात करते हैं तो कम से कम भी 1500 से 2000 करोड़ रुपए होना चाहिए जो लॉ एंड भाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के साथ साथ मैं स्कूल वाली भी बात करता हूं, जो स्कूलों की जर्जर स्थितियां थी, सरकार का भी पैसा उच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया, कम होगी, अगर मैं गलत नहीं, जितनी पेंडेंसी कम हो जाएगी केसेस की, सरकार का उतना पैसा बचेगा। 70% लिटिगेंट तो सरकार ही है। आज अगर हम बात करें तो सरकार ही 70% लिटिगेंट है, सरकार के खिलाफ है, सरकार मुकदमे करती है। तो आप ये देख लें कि अगर जुडिशरी पर्याप्त उनको संसाधन दे, समय से अगर वो केस सॉल्व होंगे तो अपने आप सामने चीजें आ जाएंगी। बढ़िया। ऑन अ लाइटर नोट, मतलब जितने का बजट है उतने की तो हाईकोर्ट की पार्किंग बन गई है रामबाग गोल्फ। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी पिछले हफ्ते एक विधानसभा प्रश्न आया था, कोई कोर्ट खुलवाना चाह रहे थे। ठीक है, न्याय मंत्री ने जो जवाब दिया वो ये था कि कितने नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और वो सारे कुछ आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े हमको जुडिशरी की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं और उसके आधार पे जुडिशरी और सरकार दोनों मिलकर तय करते हैं कि कहाँ कौन सा कोर्ट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से सरकार अनाउंस करती है। ठीक, तो इससे जुडिशरी से संबंधित चाहे भर्ती है, चाहे नए कोर्ट खोलना है, चाहे कुछ फर्नीचर खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, 90% डिसीजन जुडिशरी का खुद का होता है। नहीं, बजट तो सरकार देगी ना? हाँ, देती है, मैक्सिमम जितना मांगते हैं मैक्सिमम। तो अब ये कह रहे हैं हमसे जितना मांगा हमने दिया, लगभग आप ये कह रहे हैं जुडिशरी से डिजायर ही नहीं आ रही। जुडिशरी को ना करने की किसी हिम्मत है? कोई मना नहीं करता है, देते हैं हम, मांगते हैं तब देते हैं। आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, धौलपुर में जिला सत्र न्यायालय खुला हुआ है, बिल्डिंग बन के तैयार है 2 साल से। वहां लॉयर्स के चैम्बर नहीं बने बिकॉज ऑफ डेर्थ ऑफ बजट, वो नहीं बने, वो लोग वहां पर शिफ्ट नहीं हो सके। 1 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, एक ट्राई हम कर रहे हैं। मैं धौलपुर का विधायक नहीं हूँ, 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 इसलिए मैं नहीं कर सकता। पर विधायक आप अपनी पार्टी से बात ही उससे सरकार की तरफ से बजट होना चाहिए जुडिशरी के लिए। मैं रियल एस्टेट पर फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूँ, क्योंकि जयपुर बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद इस वक्त 30 से 35 किलोमीटर की परिधि में अभी वर्तमान में, और उसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। उस एक्सपेंशन के साथ रियल एस्टेट हो सकता है कि बूम कर रहा हो, लेकिन क्या उतनी फिजिबिलिटी वाकई में है? क्योंकि मैं जैसे ही 8-10 किलोमीटर आगे निकलता हूं जयपुर से, फिर मुझे इमारतें तो नजर आती हैं, इमारतों में लोग नजर नहीं आते हैं। और जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ाया जा रहा है, क्या उसके हिसाब से संसाधन क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, आप दूर की इमारतों की जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है तो इमारतों में सब लोग रहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की कमी होने की वजह से वो इमारतें अभी भी खाली पड़ी है। ठीक, जैसे मास्टर प्लान में काफ़ी रोड्स डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन वो रोड्स का कोई आता पता नहीं है और वो रोड्स अभी तक बनी नहीं है। ठीक, उन रोड्स को मान करके वहाँ प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो बन गए हैं, रेगुलेशन हो गया, लेकिन वहाँ पर रोड है ही नहीं।
क्योंकि मास्टर प्लान में रोड दिखा दी गई है लेकिन रोड बनाई नहीं गई है, तो इसलिए उनमें वहाँ पे रहने वालों की तो इस बजट में उसके लिए कुछ है, क्योंकि अगर अर्बन डेवलपमेंट को हम बढ़ा रहे हैं तो बजट भी तो बढ़ा होगा ना सर? हाँ, बजट बढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि मास्टर प्लानिंग को बहुत स्ट्रिक्ट करना जरूरी है। जो मास्टर प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है जो सोसाइटी के पट्टे करते हैं या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से शहर का जो सुनियोजित विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि बिना जीडी पट्टे के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसका बहुत बड़ा बवाल मचा और उसको डिसीजन को बैक ले लिया गया। लेकिन वो डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि जो अनऑथराइज प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री चल रही है, रजिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल जोन में सोसाइटी के पट्टे कट रहे हैं। कोई भी जो है रोड हो रही है वो कट रहे हैं। और घोषणाएं बताइए, क्योंकि हम सुबह से दिखा रहे हैं और अभी भी प्रोग्राम के बीच में भी हम दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ स्किप हो गया। इस बजट को जो दूसरे बजटों से अलग बनाता है वो कुछ पॉइंट्स फटाफट बोल रहा हूं। प्लीज जल्दी से। महिलाओं के लिए बैंकिंग सखी योजना, आजीविका व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए घोषणा, महिला उद्यमियों को लोन लिमिट 50,000 से 1 लाख करना, अमृत पोषण वाटिका, आंगनवाड़ी व्यवस्था को और उन्नयन करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए बजट की घोषणा, श्रम सेतु लेबर के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप बनाना, पर्यटक सुविधा का विस्तार करने के लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था, हवेलियों का संरक्षण, थार सांस्कृतिक सर्किट, झुंझुनू में वार म्यूजियम, रूरल टूरिज्म के लिए विशेष योजना, मिनी ई मित्र में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, त्वरित न्याय की दिशा में उसके लिए बजट की घोषणा, रिवॉल्विंग फंड्स को बढ़ाना, इस तरह के ये जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को दुगना बढ़ाने के लिए और व्यवस्थाएं। ठीक है, अदिति फाइनल कमेंट क्या? हर क्षेत्र को आपने बहुत जबरदस्त लिस्ट बताई सर, एकदम। मैं समझना चाह रही हूँ, कर्मचारी मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा कि मेरे खाते में फिर कमेटी पे कमेटी आई, जैसे तारीख पे तारीख आती है, उनकी जो पे एनोमलीज पे कमीशन के लिए कमेटी पे कमेटी, एक और कमेटी गठित कर दी। और आप कल सर भारत बंद है सर, इन्हीं मजदूरों का, इन्हीं कर्मचारियों का, कि भाई क्या है लेबर कोड को लेकर भी सरकार बना रही है। सर मैं तो आप कमेटी, मैं तो आप ये बजट में कर्मचारियों की बात बता रहा हूँ। कमेटी बनती है, स्टेट में बनती है। शुक्रिया सभी का, राजेंद्र नायक जी शुक्रिया, रोहित बोरा जी शुक्रिया, जोगेश्वर गर्ग जी शुक्रिया, प्रतीक कासलीवाल जी शुक्रिया हमारे साथ, सुनील जैन जी शुक्रिया हमारे साथ, एकलव्य जी और अदिति आपका भी शुक्रिया हमारे साथ। बजट को सुबह से हम आपकी भाषा में समझा रहे हैं, आप बेनिफिशियरी हैं बजट, आपको तय करना है कि किस घोषणा में आप बेनिफिशियरी हैं और उसमें जाकर अप्लाई कीजिए, क्योंकि सरकार की योजनाओं के एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है, सरकार की भी नहीं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप आइए, क्योंकि आपका ही पैसा आपके विकास के लिए इस्तेमाल होने के लिए इस बजट में रखा गया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।